अच्छा जी, अभी हम देख रहे हैं नीड ऑफ रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज। ये जो रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज है इसकी ज़रूरत क्यों है? अच्छा बच्चे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो रिस्पायरेशन टर्म यूज़ करते हैं हम, रिस्पायरेशन, ये क्या है? अच्छा, ये टर्म हम दो तरह के चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। रिस्पायरेशन, एक, इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं। एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन होती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन, और दूसरी होती है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन पहले हम ये देखेंगे, फिर हम ऊपर टाइटल की तरफ जाते हैं कि रिस्पायरेशन दो तरह की है। एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन और दूसरी क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन क्या है? गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, जिसको ब्रीथिंग भी कहते हैं, जिसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो ये आ गई ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन। जिस वक्त इस वक्त में जैसे सांस ले रहा हूं और क्या हो रहा है, मेरे एनवायरनमेंट से एयर है, अभी मेरा एनवायरनमेंट यहां से एयर अंदर जा रही है और वहां से ऑक्सीजन मेरे ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आएगी, वहां से बाहर एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये गैसी एक्सचेंज हो रहा है मेरे और मेरे एनवायरनमेंट के बीच में। इसी तरह फिश पानी में, तो वो वहां पे अपने गिल्स के जरिए वाटर से ऑक्सीजन ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज कर रही है। दिस इज द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज वेंटिलेशन और ब्रीथिंग। और ये रिस्पायरेशन की जो टर्म है वो इसके लिए बहुत मशहूर है। जब भी कोई रिस्पायरेशन का वर्ड यूज करता है हम समझते हैं ये गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरी, यही जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये क्या है? वो तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन होगी। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? अच्छा बच्चे, सेलुलर रिस्पायरेशन ये कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी स्टेप वाइज ब्रेकडाउन, और उनकी स्टेप वाइज जब ब्रेकडाउन होती जाती है, जैसे ग्लूकोज है, कोई अमीनो एसिड है, कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिपिड्स है, जब सेल के अंदर वो स्टेप वाइज ब्रेक होते जाते उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वहां से, और ऑक्सीजन वहां पे यूज होती है। अगर वो एरोबिक रिस्पायरेशन है, ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज होगी, और वहां से जो ब्रेकडाउन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को सेल क्या करेगा? एटीपी, एडीपी से एटीपी बना लेगा। तो वो जो एटीपी बन जाते हैं तो वो यूजेबल फॉर्म में चली जाती है एनर्जी। उन एटीपी को यूज करके सेल अपने कोई ना कोई फंक्शन कर सकता है, जहां भी उसको एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को वो एटीपी की फॉर्म में यूज कर सकता है। तो ये जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं स्टेप वाइज, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन वहां यूज होती है, और एनर्जी, यूजेबल एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हार्वेस्ट हो जाती है, सेल ले लेता है। तो इसको कहते हैं सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन। अब दो तरह की रिस्पायरेशन आपको पता चल गई, एक आ गई ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन, दूसरी है सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन। सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन मीन breakdown of organic molecule to get energy by the use of oxygen. अगर aerobic respiration है, by the use of oxygen, and the carbon dioxide is released in this process. अब हम देखते हैं कि respiration की जरूरत क्यों है। नीड ऑफ रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज, रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज की जरूरत क्यों है? इसके लिए सबसे पहली बात ये याद रखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एनर्जी चाहिए हर वक्त टू सर्वाइव। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये जिंदा नहीं रह सकेंगे। अच्छा, अगर इनको हर वक्त एनर्जी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी वक्त हो, चाहे वो सो रहे हो, झाग रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म का, सीजलेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का होना जरूरी है। ये आपने पढ़ा होगा कि हर वक्त मेटाबॉलिज्म अंदर होता रहेगा तो उससे एटीपीज प्रोड्यूस होते रहेंगे, एनर्जी मिलती रहेगी। अब हर वक्त मेटाबॉलिज्म के लिए आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? हर वक्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन ही मैक्सिमम क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी।
तो हर वक्त उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा कि कोई भी, चाहे वो एयर में रह रहा है एनिमल या वाटर में रह रहा है, उसको गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि हर वक्त मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बॉडी से और ऑक्सीजन को लेने के लिए, मेटाबॉलिज्म में यूज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म को गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा अपने और अपने एनवायरनमेंट के बीच में। दिस इज द आंसर व्हाई गैसेस एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर एन एनिमल और प्लांट। इवन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको गैसीय एक्सचेंज की जरूरत क्यों होती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। वो है जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। अब ऑर्गेनिज्मिक लेवल की रिस्पायरेशन को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि दो तरह के मीडियम है जहां से ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में गैसीय एक्सचेंज होता है। एक कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है, जिस तरह हम एयर से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और कुछ जैसे एक्वेटिक है फिश, वो क्या करती है, पानी से गैसेस एक्सचेंज करती है। अब हम देखते हैं कि एयर से ऑक्सीजन लेना आसान है या वाटर से ऑक्सीजन लेना आसान है, दोनों को कंपेयर करते हैं। इस चीज को समझने के लिए बच्चों आपको एक चीज जो समझनी है इससे रिलेटेड, वो ये कि हमेशा याद रखें, चाहे लंग्स के अंदर आपने एलुलस का नाम सुना होगा, ये एक एलुलस है, यहां पे एपिथेलियल सेल्स होते, ठीक है, इधर अंदर एयर है, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये सेल्स हैं, और यहां से ब्लड गुजर रहा है। अब ब्लड भी कैपिलरीज में होता है ना, तो कैपिलरीज के भी सेल होते हैं, यहां पे सेल्स हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक एलुलस से एक सेक है छोटी सी, इसके अंदर ऑक्सीजन है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, और ये क्या है, ये कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड है, ऑक्सीजन ने यहां से इधर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने यहां से इधर जाना है, तो कितनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, जाहिर है एक इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको एपिथेलियल सेल की दोनों मेम्ब्रेन्स को, इस मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को, 4 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको क्रॉस करके वो आएगा, 2 सेल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी तरह आप गिल्स में देख लें, गिल्स में भी यहाँ पे गिल्स के सेल्स होते हैं और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल ब्लड के होते हैं, वहां भी इतनी सरफेसेस को क्रॉस करके ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो फिर मैं आपको जरा अभी एक ही मेम्ब्रेन दिखा देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। अगर आप इसी एक मेम्ब्रेन को देख लें, ये एक मेम्ब्रेन है, अच्छा, इसके एक साइड क्या है, ऑक्सीजन है इधर, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ने यहां से बाहर जाना है और ऑक्सीजन ने अंदर आना है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन के अंदर आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने के लिए कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। मतलब सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी चीजों को ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी अंदर लेके जा सकती है या बाहर भेज सकती है, लेकिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसके पास कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है कि जहां पे मेम्ब्रेन क्या करेगी, एनर्जी कंज्यूम करके ऑक्सीजन को अंदर ले जाएगी। ये वाला सेल एनर्जी कंज्यूम करके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इधर कम ऑक्सीजन भी हो उसको इधर ले जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो जब भी ऑक्सीजन को जाना है तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज होके ही जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर डिफ्यूज होके जाना है। डिफ्यूजन के स्वभाव मेम्ब्रेन से कभी भी गैस अंदर या बाहर नहीं आ सकेगी। अब ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक ही वे कि ये डिफ्यूज करेगी यहां से तो ब्लड में जाएगी, चाहे लंग्स में हो या गिल्स में, दोनों सूरतों में। पानी से भी डिफ्यूज करके उसको बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, जो बॉडी के फ्लूइड है, ब्लड वगैरह उसमें, और एयर से भी जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इसने इंटर होना है तो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके जाना है। तो बच्चों डिफ्यूजन के लिए आपको पता है कि ग्रेडियंट का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा होगी तो ब्लड में इंटर होगी, इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ब्लड में कम होगी तो तभी इंटर होगी। और डिफ्यूजन का एक और रूल है, जितना ग्रेडियंट ज्यादा होगा, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, इधर ज्यादा ऑक्सीजन होगी, इतनी फास्ट डिफ्यूजन होगा। तो ये बात जब आपको समझ आ गई, अब आपके लिए ये समझना आसान हो गया कि वाटर से जल्दी ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जाएगी बॉडी के अंदर या एयर से जाएगी। अच्छा बच्चे, यहां मैं दिखाता हूं आपको, ये एयर है,
ठीक है, और इधर दिखा दे तो ये वाटर है, एक तरफ वाटर है, इधर एयर है। वाटर और एयर से इधर हम बनाते, यहाँ मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन और ये भी मेम्ब्रेन। अच्छा, वाटर को जाहिर है विस्कस दिखाना है हमने, थिक दिखाना है, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं इस तरह। अब किस तरह हम देखते हैं, एयर बेटर मीडियम है टू वेंटिलेट टू ब्रीथ और वाटर इज द बेटर मीडियम, कौन सा मीडियम ज्यादा अच्छा है? तो ये याद रखें कि एयर से गैसीय एक्सचेंज बहुत आसान है एज कंपेयर टू वाटर। अब एयर से क्यों आसान है, उसकी कुछ वजूहत है। आपके पास 1 लीटर एयर है, 1 लीटर वाटर, बराबर है दोनों। तो वाटर में कितनी ऑक्सीजन होगी? तकरीबन 10 मिलीलीटर। 1 लीटर वाटर में 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, और 1 लीटर ऑफ एयर, उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी? 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन है यहाँ, 200 मिलीलीटर। तो ऑक्सीजन एयर के अंदर ज्यादा होती है, इक्वल अमाउंट है एयर और वाटर की, 1 लीटर, लेकिन इसमें 200 मिलीलीटर इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन है। तो यहां से ऑक्सीजन ज्यादा जल्दी से गुजर के मेम्ब्रेन से बॉडी में आएगी, या यहां से? डेफिनेटली यहां से, एयर से आएगी, यहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, एक बात। अब दूसरी चीज ये याद रखें कि अगर ऑक्सीजन यहां पे हो, किसी प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज की है सपोज, और इधर से ऑक्सीजन आएगी, क्या वो पहले एयर में डिफ्यूज करेगी या वाटर में? किस में? जब भी की एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आती है तो वो पहले एयर में जाएगी या वाटर में? किस में जाएगी? जाहिर है जो डेंस होगा उसमें कम ऑक्सीजन जाएगी, जो लाइट होगा उसमें ज्यादा जाएगी। तो एयर लाइटर मीडियम है, तो ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस 8000 टाइम मोर क्विकली इन एयर देन इन वाटर। 8000 टाइम वाटर की निस्बत एयर के अंदर ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज कर जाती है, एयर में आ जाती है 8000 टाइम। तो ये बहुत ही लाइट मीडियम है, ये बहुत ही डेंस मीडियम है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम, वाटर की सरफेस पे भी ऑक्सीजन हो तो बहुत कम उसमें डिफ्यूज करती है, जबकि एयर में एकदम ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है 8000 टाइम मोर क्विकली, एयर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है। अच्छा, फिर अब इसी चीज को आप देख लें, यहां से आपको पता चल गया कि ये वाटर जो है वो 8000 टाइम मोर डेंस है देन एयर। इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन 8000 टाइम मोर क्विकली एब्जॉर्ब हो रही है, डिफ्यूज करके जा रही है, तो वाटर इसका मतलब है 8000 टाइम मोर डेंस है देन एयर। और विस्कोसिटी की टर्म में हम इसको कहेंगे ये 50 टाइम मोर विस्कस है देन एयर। ये एयर से बहुत ही विस्कस होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है, थिक होता है, और इसके मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही मुश्किल से डिफ्यूज करती है, और जब इसमें आ जाती है वाटर में ऑक्सीजन, फिर इतना ही मुश्किल है उसके लिए वहां से निकल के किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाना, डिफ्यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही विस्कस है, यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहे हैं, तो बहुत ही थिक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो एयर है इट्स अ बेटर मीडियम फॉर गैसीय एक्सचेंज देन वाटर। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि एयर में वाटर ऑक्सीजन के कंटेंट ज्यादा होते हैं वाटर की निस्बत। दूसरा, एयर लाइटर मीडियम होती है, इसमें ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज कर जाती है वाटर की निस्बत, और फिर इसी तरह जब ज्यादा डिफ्यूज करती है एयर में तो वहां से ज्यादा अच्छी तरह से निकल के वो ऑर्गेनिज्म में भी जा सकती है। वाटर में बहुत मुश्किल से डिफ्यूज करती है ऑक्सीजन, फिर वाटर से इतनी ही मुश्किल से वो डिफ्यूज करके आगे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी जाएगी। लिहाजा एयर इज अ बेटर मीडियम फॉर गैसियस एक्सचेंज।